हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। तो सबसे पहले हम उसका सिलेबस देख लेते हैं कि क्या सिलेबस है। सो फ्लूइड मैकेनिक्स सिलेबस। तो हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। सेकंड चैप्टर है हमारा प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। थर्ड चैप्टर है हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सरफेस। फोर्थ चैप्टर है हमारा बुयांसी एंड फ्लोटेशन। फिफ्थ चैप्टर है हमारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड सिक्स्थ चैप्टर है हमारा फ्लूइड डायनेमिक्स। सेवेंथ चैप्टर है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। एट्थ चैप्टर है हमारा पाइप फ्लो। नाइन्थ चैप्टर है हमारा लैमिनार फ्लो। टेंथ चैप्टर है हमारा बाउंड्री लेयर थ्योरी। इलेवेंथ चैप्टर है हमारा टर्बुलेंट फ्लो। इन पाइप। ट्वेल्थ चैप्टर है हमारा फ्लो ओवर सबमर्ज्ड बॉडीज। फ्लो ओवर सबमर्ज्ड बॉडीज। तो ये है हमारा सिलेबस फ्लूइड मैकेनिक्स का, और हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। सो जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स, उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स। अब ये फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है? तो ये है हमारा स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन इट्स इन स्टैटिक कंडीशन। जब हमारा फ्लूइड रुका हुआ है, स्टैटिक कंडीशन पे है, उसकी स्टडी को हम फ्लूइड स्टैटिक्स बोलेंगे। फिर एक है हमारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के मोशन की स्टडी करेंगे, बट विदाउट कंसिडरिंग द कोज ऑफ मोशन। विदाउट कंसिडरिंग द कोज ऑफ मोशन। वो हो कैसे रहा है हम उसको स्टडी नहीं करेंगे, जस्ट मोशन की स्टडी करेंगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनकी। फिर हमारा थर्ड पार्ट आता है, दैट इज फ्लूइड डायनेमिक्स। और फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या है? हम मोशन की स्टडी करेंगे फ्लूइड के, विद कंसिडरेशन ऑफ द कोज ऑफ मोशन। सो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड with considering the cause of motion. ओके, सो इसका हम नीचे लिख सकते हैं, जैसे फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या होगा?
हमारा जो फ्लूइड होगा वो रेस्ट पर होगा। तो हम यहाँ पर प्रेशर एनालिसिस करेंगे, फोर्स हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एनालिसिस करेंगे। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हमारी इक्वेशन जैसे जो हमारी यूज़ होगी वो कुछ ऐसी है कि वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी एंड देन एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। और फ्लूइड डायनेमिक्स में जो हमारी इक्वेशन यूज़ होंगी वो कुछ ऐसी हैं, जैसे फोर्स इज डी एम वी बाई डी टी। सो ये एक हमारा इंट्रोडक्शन है फ्लूइड मैकेनिक्स का। वो डिवाइडेड है फ्लूइड स्टैटिक्स में एंड देन फ्लूइड काइनेमेटिक्स में एंड फ्लूइड डायनेमिक्स में। तो अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि फ्लूइड क्या होता है। सो अगर हम इन जनरल बात करें तो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैस होती है। तो ये जो लिक्विड और गैस है इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं एज अ फ्लूइड। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है फ्लूइड और सॉलिड में। सो फ्लूइड एंड हेयर इट विल बी सॉलिड, क्योंकि हमारे पास क्या रह गया, सॉलिड रह गया और फ्लूइड रह गया। अब इसको देखते हैं। तो अब जो फ्लूइड है उसमें क्या होगा, कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होगी, कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन। लेकिन सॉलिड में क्या होगी हमारी, फिक्स्ड डिफॉर्मेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ वो देखते हैं। तो होगा क्या, जब हम एक छोटी सी फोर्स लगाएंगे, शेयर फोर्स, तो हमारा जो फ्लूइड है वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता जाएगा। ये हमारी फिक्स सरफेस है, ऊपर कोई ये प्लेट पी है और या एक एलिमेंट है, लेट्स से फ्लूइड एलिमेंट है। तो इसकी पोजीशन अभी यहाँ पर ए है और इस पॉइंट की पोजीशन यहाँ पर बी है। अब जैसे ही हम फोर्स एफ लगाएंगे, फोर्स एफ लगाया जो कि कांस्टेंट है, होगा क्या, ये जो हमारी एलिमेंट ए था ये ए डैश पर पहुंच जाएगा, फिर ये ए डबल डैश पर पहुंच जाएगा, ए डैश पर पहुंच जाएगा, ए डबल डैश पर पहुंच जाएगा। ये बी भी हमारा बी डैश पर पहुंच जाएगा एंड देन बी डबल डैश पर पहुंच जाएगा। तो हम इसमें फ्लूइड में क्या कह सकते हैं कि ये जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो हम लिख सकते हैं कि इन फ्लूइड्स रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। अब सॉलिड में क्या होता है, तो सॉलिड क्या होगा, हमारा ये सॉलिड है, यहाँ फिक्स्ड है और ऊपर ये कोई सॉलिड एलिमेंट रखा हुआ है। तो जब हम इस पर एफ फोर्स लगाएंगे कांस्टेंट, तो होगा क्या, ये ऐसे कुछ डिफॉर्म कर जाएगा कुछ एंगल से। ये इसकी फिक्स डिफॉर्मेशन होगी, इतनी फोर्स लगाई इतना डिफॉर्म हुआ। बट फ्लूइड में क्या है कि कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं और वो कंटिन्यूसली ही डिफॉर्म होता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्लूइड में। तो अब हम डेफिनेशन लिख सकते हैं हमारे फ्लूइड की। सो हमारी फर्स्ट पॉइंट दैट इज फ्लूइड is a substance that deforms continuously under the application of tangential force no matter how small it is, no matter
हाउ स्मॉल इट इज। तो हमारे फ्लूइड की डेफिनेशन ये हो गई। अब एक पॉइंट और ले सकते हैं कि लिक्विड एंड गैसेस both having a very important property of continuous deformation, continuous deformation under the application of tangential force. टेंजेंशियल फोर्स। सो जो ये लिक्विड और गैस है, जब हम इस पर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो जाते हैं। और लिक्विड और गैस क्योंकि ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, एक यूनिक प्रॉपर्टी है, तो उसको हमने नाम दे दिया कि फ्लूइड है वो, क्योंकि सॉलिड ये नहीं कर पाते। तो ये था हमारा फ्लूइड की डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं फ्लूइड एज अ कंटिन्यूम क्या है। सो अब हम देखते हैं कि फ्लूइड एज अ कंटिन्यूम क्या है। फ्लूइड एज अ कंटिन्यूम, अब ये क्या है। तो इसमें हम लिखते हैं कि जब हम मैक्रो सिस्टम की बात करते हैं, जब हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को निग्लेक्ट कर सकते हैं, ऊपर से देख रहे हैं काफ़ी, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को हम निग्लेक्ट कर रहे हैं एज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ द सिस्टम। तो उसमें क्या हो रहा है कि हम ये मान सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के काफ़ी क्लोज है, क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं, डायमेंशन बहुत बड़ी है। तो अब यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बिल्कुल नेबरिंग में है विदाउट एनी स्पेस लेफ्ट। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, और उसी को हमने बोल दिया कि सच कंटिन्यूस मास ऑफ फ्लूइड इज नोन एज कंटिन्यूम। ये हम लिख सकते हैं पॉइंट कि इन मैक्रो सिस्टम, एक माइक्रो सिस्टम हुआ जहां पर हम मॉलिक्यूल्स के बिल्कुल माइक्रो डेप्थ पर जा रहे हैं, और एक ऊपर से देख रहे हैं। तो जब हम ऊपर से देख रहे हैं, मैक्रो सिस्टम में देख रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, व्हेन द इंटरमोलिक्यूल molecular distances are negligible। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस काफ़ी कम होगा, दूर से देखेंगे तो चीज़ छोटी दिखेगी, तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ द सरफेस ऑफ द सिस्टम। सो हम यहाँ पर एजम्पशन ले सकते हैं, वी कैन एज्यूम, वी कैन एज्यूम दैट adjacent to one molecule there is another molecule without any space। Therefore the entire fluid mass system can be treated as continuous distribution, continuous distribution of mass, and such continuous mass of fluid is known as continuum, and such continuous mass of fluid is known as continuum।
तो ये है हमारा फ्लूइड एज अ कंटिन्यूम। अब हम देखते हैं कि ये फ्लूइड एज अ कंटिन्यूम हम कब बोलेंगे, कुछ हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस है इसके लिए कि नहीं। तो वहां पर एक हमारे पास नड्सन नंबर आता है, तो उसको देखते हैं हम। नड्सन नंबर जो कि होता है हमारा लैम्डा बाय एल। अब यहाँ पर लैम्डा क्या है, लैम्डा है मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, और एल है हमारा करेक्टरिस्टिक डायमेंशन, करेक्टरिस्टिक डायमेंशन। सो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं कि जब हमारा नड्सन नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम के एंड देन स्मॉल एन, नड्सन नंबर, जब ये के एन नड्सन नंबर हमारा लेस देन 0.01 होगा, तो हम बोल देंगे कि कंटिन्यूम वैलिड है, कंटिन्यूम इज वैलिड। जब ये नड्सन नंबर 0.01 से 0.1 के बीच में होगा, तो हम बोलेंगे कि स्लिप फ्लो है। और जब ये 0.1 से 110 के बीच में होगा, 1 नहीं 10 के बीच में होगा, तो हम बोलेंगे ट्रांजिशन फ्लो है। और जब ये नड्सन नंबर 10 से ज़्यादा होगा, तो हम बोलेंगे कि फ्री मोलिकुलर फ्लो है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, जैसे जैसे नड्सन नंबर बढ़ रहा है, तो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। अब हम मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो हम निगलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो अब हमारा जो फ्लूइड है वो कंटिन्यूम बिहेव नहीं कर रहा। तो इसलिए आप देखोगे ये है हमारा कंटिन्यूम इज वैलिड, और यहाँ पर है फ्री मोलिकुलर फ्लो, कि मोलिकुलर फ्रीली मूव कर पा रहे हैं। और मॉलिक्यूल्स अगर फ्रीली मूव कर पा रहे हैं, यानी कि उनका मीन फ्री पाथ लैम्डा ज़्यादा होगा। तो जब लैम्डा ज़्यादा होगा, तो हमारा नड्सन नंबर ज़्यादा होगा, यानी कि जब वो ग्रेटर देन 10 होगा, तो हमारा फ्री मोलिकुलर फ्लो है। और जब हमारा नड्सन नंबर कम होगा, यानी कि लैम्डा मीन फ्री पाथ कम होगा, करेक्टरिस्टिक डायमेंशन बड़ी है, कोई स्पेस बचा नहीं है, तो हमारा कंटिन्यूम वैलिड है। तो हमें इसमें इतना ही देखना था। अब इस फ्लूइड एज ए कंटिन्यूम का एप्लीकेशन कहाँ पर है, तो जैसे कि कुछ हमें फ्लूइड प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है, जैसे कि डेंसिटी हो गया, तो वो क्या है, वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है स्पेस वेरिएबल का। मतलब कि डेंसिटी और जो हमारा ये कंटिन्यूम है, ये आपस में इंटरलिंक्ड है। तो इसलिए हमें ये फ्लूइड एज ए कंटिन्यूम को सीखना था। तो हम यहाँ पॉइंट लिख सकते हैं कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी एटसेट्रा कैन बी डिफाइंड as continuous function of space variable। फ्लूइड डेंस कब होगा, जब मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज हैं। और हमारा लाइट कब होगा फ्लूइड, जब वो दूर है। तो उस वे में हम फ्लूइड प्रॉपर्टीज से कंटिन्यूम को लिंक कर सकते हैं। अब ऐसे ही एक तो ये प्रॉपर्टीज डिफाइन करना है, और एक जब कंटिन्यूम प्रेशर से भी हम लिंक कर सकते हैं। सो कंटिन्यूम इज इनवैलिड एट वेरी लो प्रेशर। लो प्रेशर पर क्या होगा, हमारा फ्री मोलिकुलर फ्लो हो जाएगा, तो वहां पर अब हम हमारा कंटिन्यूम इनवैलिड हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर्स, हाई एलिवेशन। हाई एलिवेशन यानी कि लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर लो प्रेशर पर हमारा कंटिन्यूम इनवैलिड है। सो अब हम देखते हैं हमारी फ्लूइड प्रॉपर्टीज। फ्लूइड प्रॉपर्टीज, सबसे पहली हमारी प्रॉपर्टी है डेंसिटी।
जिसको हम रो से डिफाइन कर रहे हैं। अब ये है क्या? सो इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। तो हम लिख सकते हैं कि रो इज इक्वल टू एम बाय वी। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा हमारा? डेंसिटी। जहां पर वी ये क्या है हमारा? वॉल्यूम। और एम क्या है हमारा? मास। अब इसमें ये तो पता ही है, अब इसमें हमें मेन ध्यान रखना है यूनिट्स का। तो वो देखते हैं यूनिट्स। यूनिट्स अब डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं, एम के एस, सी जी एस, एस आई, उनको देखते हैं। एम के एस, एम मास, मास यानी कि के जी। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है इन एम के एस सिस्टम। यूनिट है हमारी के जी पर सेंटीमीटर पर मीटर क्यूब। सो पर मीटर क्यूब एम के एस में मास के जी। फिर आता है हमारा सी जी एस। सी जी एस सेंटीमीटर यानी कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इनमें लिंक क्या है? लेट्स सी। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा? 10⁻³ kg हो जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करना है, यानी कि 10⁻⁶ 100 होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, क्यूब है तो 6 आ जाएगा। 10⁻⁶ सेंटीमीटर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो हमने 1 ग्राम, ग्राम को कन्वर्ट कर लिया केजी में, और सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट कर लिया मीटर क्यूब में। तो ये देखें तो हमारे पास आया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये हमारी यूनिट बनी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी डेंसिटी, मास डेंसिटी जिसको बोलेंगे रो। और सेकंड हमारी आती है स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। अब ये क्या है? तो इसको लिख सकते हैं हम कि इट इज डिफाइंड एज वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। नाम से ही पता चल रहा है स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। वो मास डेंसिटी था तो न्यूमरेटर में मास आया, ये वेट डेंसिटी है तो न्यूमरेटर में वेट आएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं? वेट डेंसिटी ऐसे डिनोट कर देते हैं इसको, और ये आ जाएगा हमारा एम जी, वेट हो गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो अब यहां पर हम देखेंगे जो हमारी ये टर्म है, ये वाली टर्म है, ये तो ऊपर जो पड़ा वही है एम बाई वी रो। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रो इंटू जी, रो जी, यानी कि गामा इज इक्वल टू रो जी। तो ये हमारी वेट डेंसिटी हुई। अब यहाँ पर ऐसा यूनिट आ जाती है, वो मास था तो मास में हमारी एम के एस और सी जी एस यूनिट, और सी जी एस बड़ी है मतलब सुपीरियर है एक तरह से। 1 ग्राम पर सीसी के अंदर 1000 केजी ग्राम पर मीटर क्यूब होते हैं। तो अब यहाँ पर हमारी यूनिट है एस आई में, तो एस आई में यूनिट है तो यहाँ पर न्यूटन आ जाएगा। सो यूनिट इन एस आई, ये हो गया हमारा न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो ये है हमारा स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी।
अब हम चलते हैं हमारी थर्ड पर। तो जो हमारी थर्ड है वो है, थर्ड है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब इसकी मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। तो जी, या हम एस से भी लिख सकते हैं इसको, जी एस। सो लेट से यहाँ पर जी भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं। सो हमारा एस या जी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड सब्सटेंस। मतलब हमने रेशियो ले लिया, एक ऐसा फ्लूइड सब्सटेंस जिसकी डेंसिटी सेम रहेगी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पर, तो उसके बिहाफ में हमारा क्या रेशियो आएगा और बाकी लिक्विड्स का, वो हमारे बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी हुआ। जैसे कि अब ये स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लेंगे अब। सो फॉर लिक्विड, सो लिक्विड के लिए हमने स्टैंडर्ड फ्लूइड ले लिया वाटर को। स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारा क्या हो गया, वाटर, H2O, H2O। अब ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है, दैट इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा जो ये इसकी डेंसिटी निकल के आएगी रो वाटर, वो हमारी निकल के आएगी 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, या 1 ग्राम पर सीसी। तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर निकल के आती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऐसे ही हम गैस में क्या लेंगे, फॉर गैसेस हम एयर को ले लेंगे। फॉर गैसेस जो हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा वो हमारा एयर होगा। अब एग्जांपल के तौर पे हम सीख सकते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी को। जैसे SHG क्या होगा ये फाइंड करना है हमें। डेंसिटी ऑफ Hg यानी कि मरकरी पता है, सो रो एच जी पता है। ठीक है, रो एच जी हो गया हमारा 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमने फाइंड कर ली। और रो वाटर हमारा कितना है, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अब हमने क्या किया, इन दोनों का रेशियो ले लिया। एस एच जी क्या हो जाएगा, रो एच जी बाय रो वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 13.6, यानी कि एस एच जी हमारा क्या आया, 13.6, एक तरह से रेशियो आया। तो ये है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी, कि हम एक विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड फ्लूइड हम बाकियों का रेशियो डेंसिटी फाइंड कर रहे हैं जो कि रेशियो में आ रही है। तो ये है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब हम हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी पे देखते हैं, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी, जहां से थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स अब स्टार्ट हो जाएगा, तो वो देखते हैं। सो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी, जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीटा। अब ये है क्या, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबल। अब ये क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी कि बीटा क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ के। के क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये तो पता है कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। अब के का हम फॉर्मूला ले सकते हैं। फॉर्मूला क्या बना इसका, सो के हमारा होता है माइनस डिफरेंस इन प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल वी बाय वी।
तो ये फॉर्मूला हमारा होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। अब ये कैसे आया? तो हमें पता है कि हमने यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा है, जो कि क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब वो तो होता है लीनियर डायमेंशन के लिए, ये बल्क मॉडुलस क्या होता है, वॉल्यूम्स के लिए। जब हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाता है नीचे डिनोमिनेटर में, कहने की बात ये है कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा हमारा स्ट्रेस, चेंज इन स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब ये फ्लूइड है तो फ्लूइड में चेंज इन प्रेशर हो जाएगा, सॉलिड में स्ट्रेस हो जाता है। तो ये है हमारा बल्क मॉडुलस, जिसको हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया नेगेटिव ऑफ डी पी बाई डेल वी बाई वी। ये नेगेटिव इसलिए आया कि वॉल्यूम जब हमारी डिक्रीज करेगी तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। अब ये हम दिखा सकते हैं एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से, कि लेट से ये हमारा कोई कंटेनर है जिसमें हमने पिस्टन लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम P अप्लाई कर रहे हैं और ये हमारी वॉल्यूम है V। तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी, और जब हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी। तो उस वजह से नेगेटिव साइन। सो यहाँ पर अब हम देखेंगे तो इसके अंदर हमारा कुछ मास होगा और उस मास की कुछ डेंसिटी होगी। सो हम लिख सकते हैं कि क्योंकि इसके अंदर मास होगा और उसकी कुछ डेंसिटी होगी और वॉल्यूम दिया हुआ है हमें, तो हम लिख सकते हैं कि V क्या होगा। सो बेसिकली हमारा हमने अभी ऊपर मास डेंसिटी पढ़ा है, तो रो क्या होगा हमारा M बाय V। यहाँ से क्योंकि हम V और P में कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमने V निकाल लिया, यहाँ से M निकाल लिया। M निकाला है तो M क्या है हमारा रो V। अब देखो V चेंज हो रहा है, P चेंज हो रहा है, लेकिन रो और M तो सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो M सेम रहेगा, यानी कि M कांस्टेंट है। जो इस कंटेनर के अंदर जो मास है वो तो सेम रहेगा, तो हम कहेंगे कि ये चीज कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। रो चेंज नहीं होगा, रो चेंज होगा, V चेंज होगा, बट M जो उनका मास है वो कांस्टेंट रहेगा, रो चेंज हो सकता है। तो इसीलिए अब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। सो डिफरेंशिएशन, क्योंकि M कांस्टेंट है, हमने एक साइड ले लिया, तो dm इज इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो रो dv प्लस v d रो। अब ये डी रो क्यों मतलब चेंज हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा सब्सटेंस ले रहे हैं, फ्लूइड की हमारी प्रॉपर्टी कैसी है। अगर वो इनकम्प्रेसिबल है तो ये कांस्टेंट रहेगा, लेकिन नहीं है तो ये रो भी चेंज होगा और वी भी चेंज होगा। तो इसलिए हमने ये किया है, तो हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब मास चेंज नहीं होगा ये कंफर्म है, बाकी चीज़ें कंफर्म नहीं है, रो वी में कंफर्म नहीं है, बट मास चेंज नहीं होगा, तो हमने इसको ज़ीरो कर दिया डीएम, क्योंकि चेंज इन मास हो ही नहीं सकता, मास तो जो इसमें डाल दिया। तो अब हमारे पास जो अभी तक फॉर्मूला आया वो ये आया कि जीरो इज इक्वल टू रो डी वी प्लस वी डी रो। अब हम एक चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड ले जा सकते हैं, तो माइनस रो डी वी इज इक्वल टू वी डी रो, ये आया। अब यहाँ से हम, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ था, अगर हम इधर देखें तो हमने लिया हुआ था डी रो बाई वी, हमने ये निकालना है यहाँ से डी रो बाई वी, तो हम ये निकालते हैं, तो डी रो बाय वी इज इक्वल टू माइनस डी रो बाय रो, सॉरी डी वी बाई वी इज इक्वल टू माइनस डी रो बाय रो। तो हमारे पास ये आया। अब इस चीज को हम वहां पर अप्लाई कर सकते हैं,
तो हमारा के क्या आया था, के आया था नेगेटिव ऑफ डी पी बाय डी वी बाय वी। हमने फाइंड करा कि डी वी बाई वी तो माइनस डी रो बाय रो होता है, तो हमने यहाँ पर माइनस डी पी बाय माइनस डी रो बाय रो पुट कर दिया, जिससे हुआ क्या, ये नेगेटिव से नेगेटिव कट गया और हमारे पास के का एक रो के टर्म्स में फॉर्मूला आ गया, दैट इज डी पी बाय डी रो बाय रो। तो एक फॉर्मूला ये आया। अब क्योंकि हमने ये किया क्यों, हमने ये इसलिए किया क्योंकि हम कंप्रेसिबिलिटी निकालना चाहते हैं। बल्क मॉडुलस में ठीक है, हमें कंपैरिजन चाहिए था वॉल्यूम के बीच में, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी निकालना चाहते हैं तो उसमें हमें डेंसिटी के साथ उसको लिंक करना है। तो इसलिए हमने अब कंप्रेसिबिलिटी होता है रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, और बल्क मॉडुलस को हमने डेंसिटी में निकाल दिया, मास डेंसिटी में निकाल दिया। तो बस वही करने के लिए हमने इतना कुछ किया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, बल्क मॉडुलस क्या होता है, 1/k, और k हमने निकाल लिया। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं बीटा की वैल्यू। बीटा की वैल्यू आएगी रेसिप्रोकल ऑफ k वैल्यू, दैट इज डी पी बाय डी रो बाय रो। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं डी रो बाय रो बाय डी पी, या हम कह सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू 1/dp इंटू डी रो बाय रो। या हम ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, क्योंकि एक चीज यहाँ कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेंगे। ये वाली चीज कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकालेंगे। तो 1/रो इज इक्वल टू डी रो बाय डी पी, यानी कि डेंसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां हम सीखेंगे कि क्यों डेंसिटी कहीं पर कांस्टेंट होती है कहीं पर नहीं होती, वो इस चीज से आएगा। तो इसको हम स्टार मार्क कर लेते हैं कि बल्क मॉडुलस का हमें एक्सप्रेशन मिल गया 1/रो इज इक्वल टू डी रो बाय डी पी। अब यहां देखते हैं कि अगर हमारी डेंसिटी चेंज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, सो इफ डेंसिटी is not changing with respect to pressure, चेंज नहीं कर रही तो क्या होगा, डी रो बाई डी पी तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि हमारा डी रो बाई डी पी ये चेंज ही नहीं कर रहा, तो ये तो जीरो हो गया। अगर ये जीरो हो गया तो यानी कि बीटा जीरो हो गया, कंप्रेसिबिलिटी जीरो हो गई। कंप्रेसिबिलिटी जीरो हो गई यानी कि क्या हुआ, वो इनकम्प्रेसिबल है, वो कंप्रेस नहीं हो सकता, तो वो इनकम्प्रेसिबल है। यानी कि अगर वो इनकम्प्रेसिबल है तो जो हमने यहाँ पढ़ा था m इज इक्वल टू रो वी, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा रो, और मास भी कांस्टेंट होता है, यानी कि सिर्फ v चेंज हो रहा है, v अकेला चेंज नहीं हो सकता, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी ऑब्वियसली। तो ये था हमारा एक बात। दूसरी बात यह है कि इफ डेंसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, अगर वो चेंज कर रही है तो फिर एग्जिस्ट करेगा, ये नॉन जीरो है। जो डी रो बाई डी पी है ये नॉन जीरो है, यानी कि बीटा अब जीरो नहीं होगा, यानी कि वो कंप्रेसिबल फ्लूइड है, यानी कि वो हमारा कंप्रेसिबल है फ्लूइड। तो मतलब कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड समझने के लिए हमने बल्क मॉडुलस को बुलाया, वहां से हमने कंप्रेसिबिलिटी को जोड़ा और फिर समझा, रिलेशन बनाया, तब हमें समझ आ रहा है कि इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है। अब हम कुछ बातें और कर लेते हैं, फैक्ट्स जो देख लेते हैं। जैसे लिक्विड के लिए, फॉर लिक्विड टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है
तो रो डब्ल्यू जो होगा वो हमारा 998 केजी पर मीटर क्यूब होगा। अगर हम प्रेशर 100 एटमॉस्फेरिक कर देते हैं तो ये रो वाटर हमारा चेंज हो रहा है थोड़ा, 1003 केजी पर मीटर क्यूब हो रहा है। तो मतलब एक्चुअली क्या है कि आइडियल केस में फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है, रियल केस में फ्लूइड थोड़ा कंप्रेसिबल होता है, मतलब इनकम्प्रेसिबल प्रॉपरली नहीं होता। तो वो हम देख रहे हैं, हम वाटर का केस में देख रहे हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हमने प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रखा तो उस टाइम रो डब्ल्यू हमारा 998 था, 100 एटमॉस्फेरिक कर दिया तो प्रेशर को हमने बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया तो डेंसिटी भी थोड़ी बढ़ गई, ठीक है, वॉल्यूम कम हो गई। अब यहां से हमने परसेंटेज चेंज निकाला, परसेंटेज चेंज अगर निकालेंगे तो 1003 माइनस 998 डिवाइडेड बाय 998, इनिशियल 998 था तो नीचे एंड उनका डिफरेंस ऊपर, इंटू 100, इंटू 100। तो ये जो वैल्यू आती है ये 0.5 आती है, 0.5 आई तो मतलब कम ही है काफ़ी, तो इसको हम ज़ीरो के आसपास ही मान लेते हैं। तो हम ये बोल देते हैं कि जनरली क्या है कि जनरली फ्लूइड्स क्या हैं, हम इनकम्प्रेसिबल ट्रीट कर सकते हैं। फ्लूइड्स आर ट्रीटेड एज इनकम्प्रेसिबल, फ्लूइड्स नहीं, सॉरी, यहाँ पर फ्लूइड्स नहीं आएगा क्योंकि यही तो प्रूव करना था जो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिक्विड आएगा। हम लिक्विड को मान सकते हैं कि वो इनकम्प्रेसिबल है। अब आप कहोगे कि 0.5 वैल्यू तो अच्छी खासी है। अब इसको हम इसलिए मान रहे हैं इनकम्प्रेसिबल क्योंकि जब हम गैस का फाइंड करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिलेशन आता है। तो गैस के कंपैरिजन में लिक्विड क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, वो पॉइंट है। अब अगर हम गैसेस की बात करेंगे तो वहाँ पर ये क्या है, ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल। तो इनके कंपैरिजन में जो 0.5 कंप्रेसिबिलिटी निकल के आई वो बहुत कम है, तो इसलिए हमने उसको ज़ीरो ही मान लिया और ये बोल दिया कि लिक्विड जनरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो P है, P इज इक्वल टू एन आर टी, तो वहाँ से आ गया P इज इक्वल टू रो आर टी। अब यहाँ हम सीधा सीधा देख रहे हैं यहाँ सीधा सीधा देख रहे हैं हम कि रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे P के, सो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो गैसेस हमारी हाईली कंप्रेसिबल है। अब एक नंबर, जैसे हमने नट्सन नंबर पढ़ा था जहाँ से हमने ये प्रूव किया था कि फ्री मोलिकुलर फ्लो क्या है जब नट्सन नंबर ग्रेटर देन 10 है, और जब वो 0.01 से कम है तो हम उसको कंटिन्यूम ले रहे थे। तो ऐसे यहाँ पर भी एक हमारा मैच नंबर आ जाता है जो ये बताएगा कि फ्लूइड कंप्रेसिबल है या इनकम्प्रेसिबल है। नट्सन नंबर बता रहा था कि कंटिन्यूम है या नहीं है, वो बताएगा लेमिनार है, टर्बुलेंट है, क्या है। ये हमारा जो मैच नंबर है ये हमें बताएगा कि फ्लूइड हमारा कंप्रेसिबल है या इनकम्प्रेसिबल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मैच नंबर को, मैच नंबर। अब मैच नंबर वो के एन था, ये एम ए है, एम ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला कहीं ना कहीं सेम ही है, इसमें फॉर्मूला है हमारा वी बाय सी, जहाँ पर वी है हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो, एंड सी है हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट मीडियम, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। तो वो हमारा हो गया वी बाई सी, मैच नंबर आ जाएगा। अब ये अगर मैच नंबर हमारा 0.3 से कम होता है, इफ एम ए इज लेस देन इक्वल टू 0.3, match number is less than equal to 0.3, then flow is considered as incompressible, then flow is considered as incompressible।
तो ये हमारा एक छोटा सा मैच नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि मैच नंबर क्या होता है। ये इनकम्प्रेसिबल बताएगा, कंप्रेसिबल बताएगा। 0.3 या 0.3 से कम है तो इनकम्प्रेसिबल है। मैच नंबर होता है क्या है, वी बाई सी। वी क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो, एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट मीडियम सी है, वी बाई सी। तो ये हो गया। अब हम थोड़ी आइडियल गैस के बारे में बात करते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ कि कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या है और कंप्रेसिबिलिटी इनकम्प्रेसिबिलिटी होता क्या है इसके बारे में पढ़ा। अब हम थोड़ा आइडियल गैस इक्वेशन को देखते हैं और आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस और एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस को थोड़ा जानते हैं। अब हम थोड़ा गैसेस की तरफ शिफ्ट करते हैं। सो लेकर आते हैं हम फोर आइडियल गैस। सो फोर आइडियल गैस, हमारा जो इक्वेशन होती है उसको लिख लेते हैं। तो इक्वेशन हमारी क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, जहां पर ये हमारा जो आर है, ये आर है, ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और ये हमारा है नंबर ऑफ मोल्स। बाकी हमें पता ही है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। अब हम इस एन को चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे करेंगे, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास लिख सकते हैं। चलो वो लिखते हैं। तो हमने सेकंड स्टेप में क्या किया, पी वी इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलिकुलर मास एंड देन आर डैश बाय टी, ये हुआ। अब हम देखें अगर, तो ये आर बाय एम जो है, इसको हमने बोल दिया करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो यहां हम लिख सकते हैं जो हमारा ये बना, आर डैश बाय मोलिकुलर मास, मतलब आर तो क्या था, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एक फिक्स वैल्यू। अब उसको हमने मोलिकुलर मास ऑफ एलिमेंट्स के साथ जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो एक करेक्टरिस्टिक दे देगा हर एक एलिमेंट की, हर एक गैस की। तो वही हमारा यहाँ पर बन गया। तो ये बन गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं कि पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। अब आर डैश नहीं है, आर है। तो ये अभी तक आइडियल गैस यहां तक पहुंची। अब थर्ड पार्ट में देखो, हमें पता है कि ये जो एम बाई वी होता है, एम बाई वी, ये रो होता है। तो हमने यहां पर पी इज इक्वल टू रो आर टी लिख दिया। और इस तरह हम आइडियल गैस इक्वेशन में यहां तक पहुंचे, जहां से चले और यहां तक पहुंचे। अब हमारे पास ये जो फॉर्मूला आया, पी बाय रो आर टी, इसको यूज करके अब हम डिफाइन करेंगे एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी एंड आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। अब चलते हैं थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर। सो यहां पर लिखते हैं हम आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस। और यहां हम लिखते हैं एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस। ओके, तो आइसोथर्मल का मतलब होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे, इधर क्या है चल रहा है हमारा, टी कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब पी वी कांस्टेंट। ठीक है, और हमारा यहां से आया पी बाय रो कांस्टेंट।
अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर टी कांस्टेंट हो गया, आर कांस्टेंट है, तो पी बाय रो भी हमारा कांस्टेंट हो गया। पी बाय रो कांस्टेंट है तो हमारा एम कांस्टेंट होता ही है, तो पी वी भी कांस्टेंट हो गया। तो हमने इसी चीज को यहाँ लिख लिया, पी रो इनवर्स कांस्टेंट। ये इसलिए किया क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन करनी है, तो इसलिए इसको पावर रूल में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड कांस्टेंट है और इधर हमारा पी रो इनवर्स है, तो हम मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा के, प्रोडक्ट रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग इट, हमारे पास आएगा रो इनवर्स एज इट इज डी पी प्लस, अब इसको रो इनवर्स की डिफरेंशिएशन जो कि होगी माइनस रो माइनस टू एंड देन डी रो एंड देन पी एज इट इज एंड इक्वल टू जीरो। तो प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब यहां से रो इनवर्स कांस्टेंट है तो बाहर निकाला और यहां पे आया डी पी माइनस पी डी रो और एक रो भी या इसका, और ये हमारा जीरो के इक्वल है। अब यहां देखेंगे रो इनवर्स इज इक्वल टू जीरो, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि डी पी माइनस पी डी रो बाय रो हमारा जीरो हो सकता है। तो हमने इसी चीज को यहाँ यूटिलाइज करेंगे हम। डी पी इज इक्वल टू डेल पी इज इक्वल टू पी डेल रो बाय रो। अब हम ध्यान से देखें अगर, तो ये जो हमारा पी डी रो बाय रो है, सो अब इसको थोड़ा कन्वर्ट करता हूं मैं, तो यहां पर आया हमारा डी, हाँ, तो डी पी बाय डी रो बाय रो, ये बल्क मॉडुलस है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसको हमने कन्वर्ट किया था, और ये पी के इक्वल है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आई ये हमारी के आइसो आई, के आइसो थर्मल, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन आइसोथर्मल कंडीशन इज इक्वल टू पी। सो हमारे पास आया के आइसो इज इक्वल टू पी, और कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ के आइसो। सो बीटा आइसो क्या आएगा हमारा, वन बाई पी, वन बाई पी। तो ये हमारा यहाँ पर आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी आया। अब ऐसे ही हम करते हैं एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी। अब एडियाबेटिक में क्या होता है, हमारा पी वी गामा होता है, यहाँ पर पी वी आर, पी वी आर या गामा, गामा लिख सकते हैं, गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, गामा बेसिकली सी पी बाई सी वी होता है। तो ये एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी, एडियाबेटिक कंडीशन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हमने P को लिख लिया m बाय रो गामा, और यहाँ पर कांस्टेंट, और यहाँ से क्योंकि m रेज टू दी पावर गामा भी कांस्टेंट ही होगा, तो हमने यहाँ पर बनाया कि P रो माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। सो यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग इट, सो हमारे पास आएगा रो माइनस गामा एज इट इज कांस्टेंट डी पी, एंड देन माइनस रो, रो माइनस रो प्लस माइनस वन, माइनस वन, एंड देन डी रो एंड देन पी। तो ये हमारी डिफरेंशिएशन हुई। अब इसमें हम रो माइनस वन को कांस्टेंट हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आया डी पी माइनस गामा पी डी रो बाय रो। सर यहाँ पर हम कांस्टेंट लेंगे दिस, अब ये जीरो हो नहीं सकता, तो यानी कि हमारा ये वाला फैक्टर जीरो है, तो हमने इसको जीरो किया, तो डी पी इज इक्वल टू गामा पी डी रो बाय डेल रो बाय रो।
और डेल पी बाय डेल रो बाय रो हमारा के एडियाबेटिक, और ये इक्वल आएगा गामा पी के। तो हम इसको लिख सकते हैं के एडियाबेटिक, के एडिया। सो के एडिया हमारा गामा पी के इक्वल हुआ। सो बी एडिया हमारा गामा पी -1 के इक्वल होगा, उसका रेसिप्रोकल। तो हमारे पास ये दो रिजल्ट आए दो कंडीशंस में। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये गामा की वैल्यू Cp/Cv होता है, तो मोनोएटमिक गैस के लिए ये 1.67 होता है और डायएटमिक के लिए ये हमारा, अब इस गामा को थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। तो गामा हमारा क्या होता है, Cp/Cv होता है, और मोनोएटमिक गैस के लिए ये वैल्यू गामा की 1.67 है, और डायएटमिक गैस के लिए ये वैल्यू गैस के लिए ये वैल्यू 1.4 है। तो ये हमारा हो गया आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी एंड एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट क्या आया, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला है 1/p, और हमारा एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला है 1/γp। गामा की वैल्यू हम ले सकते हैं मोनोएटमिक गैस के लिए 1.67 और डायएटमिक गैस के लिए 1.4। तो रिजल्ट ये आया, और कैलकुलेशन ये थी जो कि थोड़ी सी बोरिंग थी। तो यहाँ पर हमने कंप्रेसिबिलिटी को ख़त्म कर दिया। कंप्रेसिबिलिटी में हमने क्या क्या पढ़ा, कंप्रेसिबिलिटी में सबसे पहले तो ये कि इनकम्प्रेसिबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी होता क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन के साथ उसका फॉर्मूला जुड़ गया है, फॉर्मूला से हमने थोड़ी डिफरेंशिएशन करी, और हमने फिर ये निकाला कि डेंसिटी अगर चेंज नहीं कर रही प्रेशर के साथ तो वो हम कहेंगे कि वो इनकम्प्रेसिबल है, और डेंसिटी अगर चेंज कर रही है प्रेशर के साथ तो हम कहेंगे कि वो कंप्रेसिबल है। फिर हम थोड़ा गैसेस की तरफ चले गए, और गैसेस में हमने पी वी इक्वल टू एनआरटी से पी इक्वल टू टी तक देखा कैसे हुआ, और वहाँ से फिर हमने आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी और एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी को पढ़ा। तो अब हम आगे देखेंगे अगली फ्लूइड प्रॉपर्टीज, दैट इज विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी थोड़ा बड़ा है, तो उसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल पहले समझेंगे और फिर हम विस्कोसिटी की तरफ आएंगे।